डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जो भी बच्चे क्लास नाइन्थ के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं सैनिक स्कूल के अंदर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अंदर या फिर सीएचएस के अंदर, उन सभी बच्चों के लिए ये कोर्स कंप्लीटली डेडिकेटेड है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सैनिक स्कूल का जो ऑफिशियल सिलेबस है, उस ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैथ्स का फोर्थ चैप्टर है जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। अभी जो डेटा हैंडलिंग है ना, इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, फिर आगे आने वाली वीडियो लेक्चर्स के अंदर इसके क्वेश्चंस को हम करेंगे। इसके अंदर बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी आप मेरी वीडियोस को देखें तो आप अपने साथ में एक नोटबुक जरूर रखें। इससे क्या होगा कि आप चीजों को नोट डाउन कर पाएंगे, एक प्रॉपर नोट्स बना पाएंगे। और जो सिलेबस होता है ना, वो सबसे पहले फ्रंट पेज पे, यानी कि जो इंडेक्स पेज होता है उस तरीके से इंडेक्स बना करके लिखना होता है कि मैथ्स का सिलेबस है। इससे क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि यार हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, इसके कॉन्सेप्ट्स देख लिए, क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया, थर्ड कंप्लीट कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ चैप्टर के बारे में। इससे क्या होता है, आपको आइडिया लगता है कि यार हमने इतना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, इतने चैप्टर्स बाकी हैं, इतना रिवीजन कर लिया है। आपको पता होना चाहिए। आप चाहें तो कॉलम्स भी बना सकते हैं कि ये हमने एक बार में कॉन्सेप्ट देख लिया और ऐसे कॉलम बना लिया, पहला रिवीजन, और फर्स्ट रिवीजन किया तो या इसका रिवीजन किया तो टिक कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंग्स अपना प्लान बनाइए, क्योंकि सैनिक स्कूल में जाने के लिए, मिलिट्री स्कूल में जाने के लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। और 4 जगह, 10 जगह, 15 जगह भागने से कुछ नहीं होगा। एक ही जगह टिक करके उसको ध्यान से समझना होता है और फिर नोट्स बनाना होता है और रिवीजन करना होता है, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। आपके लिए हमने कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी तैयार करे हैं। आप चाहें तो उनको भी अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। तो देखिए, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और मैथ्स का ये पूरा सिलेबस आपको आपकी कॉपी में लिखना होगा, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, कोई टॉपिक अगर मिस हो जाता है, छूट जाता है, तो उसको हम मिसलेनियस वाले टॉपिक्स में कवर कर लेंगे। कुछ अपडेट होता है सिलेबस के अंदर तो मिसलेनियस में हम उसको कवर कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। और सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं कि डेटा हैंडलिंग होता क्या है। इसके बारे में पता होना चाहिए कि डेटा हैंडलिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, इसको रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए, पिछले 7 डेज का डेटा अगर आपको ये पता चल जाए कि हमारा वेदर कैसा होने वाला है, वो किससे पता चलता है? डेटा के बेसिस पे पता चलता है कि आज हमारा टेम्परेचर ये रहने वाला है, जो विंड की स्थिति है वो ऐसी रहने वाली है। वो उसको हम डेटा हैंडलिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पूरे देश में ये पता करना हो मेल फीमेल कितने हैं, तो उससे क्या होगा, वो डेटा को पूरा देखेंगे और फिर उसका एक परसेंटेज निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे कि 1000 मेल पे कितनी महिलाएं हैं। इसका हमें आइडिया लगता है। और इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करना डेटा हैंडलिंग कहलाता है। इसका सबसे बेटर एग्जांपल हो सकता है क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच में जब एक मैच चल रहा होता है तो क्या होता है, पूरी इंफॉर्मेशन होती है बॉल बाय बॉल, कि पहली बॉल पे कितने रन बने, दूसरी बॉल पे कितने रन बने, तीसरी बॉल पे कितने रन बने, फिर उसके बाद क्या होता है, एक ओवर में कितने रन बने, पूरे मैच में कितने छक्के पड़े हैं, और पूरे मैच में कितने चौके पड़े हैं, पूरे मैच में टोटल बाउंड्रीज कितनी गई हैं, और एवरेज क्या रहा है प्लेयर्स का, वो पूरा रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, वो कैसे होता है? सबसे पहले तो डेटा को गैदर किया जाता है कि पहली बॉल पे क्या हुआ, दूसरी बॉल पे क्या हुआ, उसको रिकॉर्ड कर किया जाता है और अच्छी तरीके से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि दूसरे लोग ग्राफ्स के जरिए, चार्ट्स के जरिए देख पाए। आपको पता होता है ना, ये जो प्लेयर है वो नंबर 1 पे है, वो कैसे पता चलता है? वो हमें पता चलता है एक अच्छे रिप्रेजेंटेशन से पता चलता है। यानी कि हमें एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुकी है कि डेटा हैंडलिंग का मतलब होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो, उसे रिकॉर्ड करो और ऐसा उसे बनाओ कि वो एक रिप्रेजेंटेबल लगे। चाहे वो ग्राफ के फॉर्मेट में हो, चार्ट के फॉर्मेट में हो, टेबल के फॉर्मेट में हो, वो अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं, दैट्स मैटर अ लॉट, राइट? जिससे आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। अच्छा, कुछ स्टेप्स भी होती हैं डेटा हैंडलिंग को गैदर करने की, जो उसकी प्रक्रिया होती है उसमें आपको कुछ स्किल्स की जरूरत होती है कि आपको परसेंटेज निकालना है, रेशियो निकालना है। आपको पूरा वो मेथोडोलॉजी जो है पूरा प्लान करना पड़ता है कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए। जैसे क्रिकेट के मैच में हमें ओवर वाइज चाहिए, प्लेयर वाइज चाहिए, टीम वाइज चाहिए, बॉलर्स के अलग चाहिए, बैट्समैन के अलग चाहिए, बैटर्स के अलग चाहिए। वो
और वो सारा पता होता है, कैचेस टोटल कितने पकड़े गए, कितने ड्रॉप हुए, कितने नो बॉल हुई, वो सारी चीजें पता होना चाहिए आपको। इसके लिए क्या होता है, डेटा को रिकॉर्ड करना होता है। अच्छे से डेटा रिकॉर्ड होगा तो एक्यूरेसी उसकी अच्छी आएगी, उसका रिप्रेजेंटेशन अच्छा बनेगा। इसके साथ साथ डेटा को एनालिसिस किया जाता है और कंक्लूजन पे पहुंचाया जाता है। ये सारी चीजें होती हैं कंप्यूटर्स के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, अलग अलग। और सिंपल वे में अगर आपको करना होगा तो आप एक्सेल में भी ये सारी चीजें ट्राई कर सकते हो। अलग अलग तरीके के ग्राफ्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, वो भी हम आगे बात करेंगे कि डेटा हैंडलिंग के लिए किस किस तरीकों की जरूरत होती है। डेटा को शेयर किया जाता है एक दूसरे को ताकि वो हेल्पफुल बन सके। अगर आप रिसर्च वगैरह जैसी चीजों में जाते हैं तो वहां पे पता चलता है लोग एक दूसरा डेटा यूज करते हैं, फिर उसके बेसिस पे अपनी रिसर्च को तैयार करते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं डेटा हैंडलिंग के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डेटा को कलेक्ट करना होता है, उसको रिकॉर्ड करना होता है, उस पर एक एनालाइज करना होता है, कंक्लूजन निकालना होता है, ये सारी चीजें होती हैं ताकि ऐसा डेटा तैयार करना, ऐसा रिप्रेजेंटेबल बनाना उसको, ताकि दूसरों के लिए वो हेल्पफुल हो सके। तो डेटा हैंडलिंग के बारे में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। अच्छा, डेटा हैंडलिंग में क्या होता है कि अलग अलग तरीके के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है डेटा हैंडलिंग में, हम अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे कि क्या क्या चीजें होती हैं, एक ये एक तरीके का कह सकते हो कि एक रिकॉर्ड एनालिसिस करना, शेयर करना, ये सारी चीजें शामिल होती है डेटा हैंडलिंग के अंदर। और इसमें क्या होता है, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कि बार ग्राफ में भी डेटा कभी कभी दिया होता है। क्वेश्चंस क्या होता है ना कि आपको एक ग्राफ में डेटा दिया होगा, जैसे मान लीजिए कि आपका एक बार ग्राफ है। अब इस फॉर्मेट में आपको डेटा दिया हुआ है, तो ये 2015 का डेटा दिया हुआ है, जिसमें कि इंग्लिश और साइंस के नंबर ऑफ बुक्स दी हुई हैं। इसी तरीके से 2016 का डेटा दिया हुआ है, 18 का, 17 का, 19 का, ये पूरा डेटा दिया हुआ है। और इससे बेसिस पे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि 15 का और 18 का रेशियो बताओ, परसेंटेज बताओ, हाईएस्ट किसका है, लोवेस्ट किसका है, लीस्ट किसका है। ये सारी चीजें ग्राफ के बेसिस पे पूछी जाती है, और अलग अलग तरीके के ग्राफ आपको दिए जाते हैं क्वेश्चंस में। तो कुछ टाइप्स आपको बता देता हूं ताकि आपको आइडिया लग गया कि किस तरीके के ग्राफ्स होते हैं। देखो, पिक्टोग्राफ भी होता है। पिक्टोग्राफ में ये पिक्चर्स बनी होती हैं। ये बस के लिए ये रिप्रेजेंट कर दिया, कार के लिए ये रिप्रेजेंट कर दिया, वॉकिंग से जो बच्चे स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनके लिए अलग, बाइसिकल के लिए ये अलग, और एक ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। एक जो स्माइली बनी हुई है वो रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों को। अब ये भी हो सकता है कि एक जो स्माइली हो, जैसे मान लीजिए वो 10 बच्चों के बराबर हो, तो आप कह सकते हो कि बस से जाने वाले बच्चे कितने हो जाएंगे फिर, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 70 स्टूडेंट्स हो जाएंगे बस से जाने वाले। इस तरीके से बाइसिकल से जाने वाले कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 30। तो इस तरीके से पिक्टोग्राफ को रिप्रेजेंट करा जाता है। और पाई चार्ट भी होता है। और पाई चार्ट में क्या होता है, ये पूरा जो एंगल होता है वो 360 का होता है। और इसको सॉल्व करने के लिए हम 360 से डिवाइड करके देखते हैं कि कितने पार्ट्स में वो डिवाइड हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैंगो दिया हुआ है, ये कलर मैंगो को शो कर रहा है, ऑरेंज को ये कर रहा है, पाइनएप्पल को ये ग्रीन वाला शो कर रहा है, मेलन को इस तरीके। तो डेटा आपको दिया जाएगा, चाहे पाई चार्ट में हो, बार ग्राफ में हो, लाइन चार्ट में हो, अलग अलग तरीके से स्कैटर फॉर्मेट में। वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा कि डेटा किस तरीके से आपको दिया जाता है। तो अभी फॉर्मेट में आपको बता रहा हूं कि पाई चार्ट क्या होता है, आपको समझ आना चाहिए। और पाई चार्ट को भी उसको पाई चार्ट हो गया, पिक्टोग्राफ हो गया, अलग अलग नाम है, इनको आपको पता होना चाहिए कि किसको क्या कहते हैं। अब हम बात करते हैं, पाई चार्ट को सर्कल चार्ट भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए ये चीज, क्वेश्चन भी आया था एक बार। और स्कैटर ग्राफ मतलब, स्कैटर मतलब जो इधर उधर पड़ी हुई, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया हुआ है, ये स्कैटर ग्राफ है। टाइम वॉचिंग दिया हुआ है, उधर परसेंटेज दिए हुए हैं, मार्क्स के परसेंटेज, तो ये स्कैटर है। कहीं इधर पड़ा हुआ है, इधर इधर इधर, ये एक एक डॉट दिए हुए हैं, इसके बेसिस पे डेटा दिया हुआ है। तो आपको आइडिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, अच्छा ये बताओ ये कौन सा ग्राफ है, तो ये टैबुलेशन है, टेबल के फॉर्मेट में। टेबल के फॉर्मेट में डेटा दिया हुआ है कि फर्स्ट नेम ये है, लास्ट नेम ये है, एज ये है, सैलरी ये है। तो कभी कभी पूछ देता है कि आप ये बताओ कि इसमें 30 साल से ऊपर कितने लोग हैं, 30 से ऊपर कितने लोग हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 30 से ऊपर कौन कौन से लोग हैं, तो आपको पता लग जाएगा। एक तो जॉन स्मिथ है 1, और इसी तरीके से ये 2, तो दो ही लोग ऐसे हैं, और ये 3 4, राइट। तो आप ऐसे काउंट करके बता सकते हो कि
कितने लोग ऐसे हैं जो ऊपर है। तो ये टैबुलेशन ग्राफ में अलग अलग चीजें पूछी जा सकती हैं। जहां तक परसेंटेज पूछा जाता है, अलग अलग देखिए। ये पिक्टोग्राफ है ना, एक बार मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ और इससे आप रिलेट कर पाओगे। क्या होता है, ये आपके लिए मैंने रखा हुआ है। ये देखो, बच्चे क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो पता है? ऑनलाइन क्लासेस में कितना टाइम स्पेंड किया, उसके लिए एक पिक्टोग्राफ बना हुआ है। गैजेट, स्मार्टफोन, टीवी, गेम्स, इसमें कितना टाइम जा रहा है। सेल्फ स्टडी में बहुत कम। कौन करता है सेल्फ स्टडी? नहीं करते हो आप लोग। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है कि जो आपने वीडियोस वगैरह देख ली, नोट्स बना लिया, खुद से पढ़ना, दैट इज अ सेल्फ स्टडी। ये नहीं कि कोई होमवर्क कर रहे हैं, स्कूल से जो होमवर्क मिला है वो कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी मीन्स खुद से कोई चीज पढ़ना, उसको समझने की कोशिश करना, दैट इज अ सेल्फ स्टडी। ये स्लीप का टाइम दिया हुआ है, और यहाँ पे ये जो एक पिक्चर दिखा रहा है ना, वो 2 आवर्स का दिखा रहा है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप मुझे बताओ कि सेल्फ स्टडी में इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कितने घंटे पढ़ रहे हैं? आधा है ना। और एक अगर पूरा कंप्लीट होगा तो 2 घंटे होंगे, मतलब कि वो 1 घंटे सेल्फ स्टडी में दे रहे हैं। अच्छा, इसमें स्मार्टफोन में, अच्छा इसमें 1 घंटे दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस में 4 घंटे, गैजेट्स में भी 4 आवर्स, स्लीप में 1 2 3 4 5 10 आवर्स, और फिर अदर्स में आप देख पा रहे हो कि ये 5 आवर्स अलग अलग अदर चीजों में जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमें पिक्टोग्राफ में भी डेटा दिया होता है, और फिर उस डेटा को हमें फाइनलाइज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, 4 आवर्स में 4 घंटे किस किस में टाइम जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस में और गैजेट्स में, 5 घंटे से ज़्यादा या 5 घंटे किस में जा रहा है अदर चीज़ों में, एक्स्ट्रा कुछ चीज़ों में उसमें जा रहा है। तो आपको भी समझना होगा, और ये आपके लिए भी है कि आप अपने टाइम को मैनेज करो। ग्राफ बनाओ आप अपना खुद का, कि अब आप मुझे बताओगे। ये मैं आपको टास्क देता हूँ एक सिंपल सा। आप क्या करोगे, अपना खुद का एक पिक्टोग्राफ बनाओ कि आप स्कूल में कितना टाइम देते हो, सेल्फ स्टडी में कितना देते हो, गेम्स में कितना देते हो, मोबाइल फोन्स में कितना देते हो। ये पूरा ग्राफ बनाओ और इस नंबर पे मुझे सेंड करना, एक पिक्टोग्राफ बना करके। अपना खुद का होना चाहिए, ऊपर नाम लिख देना। मैं देखूंगा कि यहाँ तक कितने बच्चों ने वीडियोस देखी, और इससे पता लगेगा यार कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं सच में। चलिए, ये एक छोटा सा आपको काम देता हूँ मैं, आप इसको करना, आपको पिक्टोग्राफ समझ आ जाएगा। सॉरी। आपको हर चीज में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी आप चीजों को सीख पाओगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। तो लाइन ग्राफ क्या होता है? लाइन ग्राफ में डेटा कुछ इस तरीके से दिया होता है, एक तरफ में मंथ दिया हुआ है, एक तरफ में बाइसिकल सोल्ड दिया हुआ है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, और एक तरफ दिया हुआ है कितनी साइकिलें बिकी हुई हैं। तो इसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज अ लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ और टेबुलेशन ग्राफ, इन सब में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि डेटा हमारा किस तरीके का दिया हुआ है, और उस डेटा के बेसिस पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम में क्या होता है, कुछ इस तरीके की पिक्चर्स दी होती है। अच्छा, कंफ्यूजन होता है बार ग्राफ में और हिस्टोग्राम में। मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी हिस्टोग्राम का अगर आपको ग्राफ दिया होता है तो ये सारी चीजें चिपकी होंगी ऐसे, ये बिल्कुल इसके अंदर वो होगा। अगर बार ग्राफ का होगा तो ये डेटा कुछ इस तरीके से दिया होगा, दूर दूर होंगे, जैसे कि ये 300 हो गया, ये 400 हो गया। लेकिन हिस्टोग्राम में क्या होता है, ये पूरे चिपके होते हैं आपस में। ये डिफरेंस होता है बार ग्राफ में और हिस्टोग्राम में, और ये डिफरेंस आपको बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए, और इसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। दैट इज अ डेटा हैंडलिंग का ये भी एक पार्ट है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो आपका ये जो हिस्टोग्राम है, ये आपका एक डेटा को एनालिसिस करने का तरीका है। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में समझा, कॉन्सेप्ट समझा कि डेटा हैंडलिंग क्या होता है, डेटा हैंडलिंग के टाइप्स क्या है, डेटा हैंडलिंग का मेन मकसद क्या होता है, डेटा को रिप्रेजेंटेबल बनाना, राइट। और इन सारी चीजों को आप समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूं। अगर आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ आई है, आई होप कि सारी चीज समझ आएगा। कोई डाउट लगता है तो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिलते हैं, पूरी मेंटरशिप मिलती है, 1-to-1 गाइडेंस होती है कि आपने कितनी प्रिपरेशन कर ली, कितनी प्रिपरेशन करनी बाकी है, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है। तो मेंटरशिप ज्वाइन करने के लिए आप ज्वाइन बटन पे क्लिक कर सकते हो, और इसके अलावा आप चाहें तो मैसेज करके भी आप कह सकते हो कि आई वांट टू ज्वाइन योर मेंटरशिप प्रोग्राम। तो उसमें आपको मेंटरशिप मिलती है। देखिए, किसी भी गोल तक पहुंचने के लिए आपको एक मेंटर की जरूरत होती है। अगर वो मेंटर ही नहीं रहेगा, आपको बताने वाला नहीं रहेगा, आपसे क्वेश्चन पूछने वाला नहीं रहेगा,
तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो कोच का होना बहुत जरूरी है, मेंटर का होना बहुत जरूरी है, जो आपको एक सही गाइडेंस दे सके। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छे से अच्छे गाइडेंस दे पाऊँ और आपका सिलेक्शन दिला पाऊँ सैनिक स्कूल के अंदर, नवोदय स्कूल के अंदर, सीएचएस के अंदर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अंदर, जो भी कॉम्पिटेटिव होते हैं उन सभी चीज़ों के अंदर। सो ये कुछ पॉक्स है। जैसे आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे आपको अलग अलग पॉक्स मिलेंगे। आप ग्रोथ मेंटरशिप का प्रोग्राम भी ले सकते हैं। अगर आपको ये कॉस्टली रहता है लगता है तो आप इस नंबर पे भी कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम at the last. God bless you. Thank you so much.